नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। HSBC बैंक के विदेशी खातों में 4,500 करोड़ रुपए का काला धन। विशेष जांच समिति का खुलासा। घरेलू खातों में भी करीब 15,000 करोड़ रुपए का काला धन मौजूद। केंद्र सरकार का 52 और दवाओं के दामों को नियंत्रण में लाने का फैसला। एंटीबायोटिक, पेन किलर्स और डायबिटीज की दवाएं शामिल। अक्टूबर के महीने में औद्योगिक उत्पादन की दर में गिरावट, महंगाई में भी नरमी। RBI गवर्नर ने कहा, सरकार सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के विकास पर ना दे जोर। ओबामा के विरोध के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस ने रूस के खिलाफ और ज्यादा प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया पास। व्हाइट हाउस ने कहा, राष्ट्रपति करेंगे विचार। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। एडिलेड टेस्ट भी निर्णायक दौर में। केंद्र सरकार ने 52 दवाओं के मूल्यों को नियंत्रण के दायरे में लाने का ऐलान किया है। इनमें एंटीबायोटिक, पेन किलर और मधुमेह के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। मूल्य नियंत्रण के दायरे में रखे जाने से इन दवाओं के अधिकतम मूल्य सरकार तय करेगी। कंपनियां इन दवाओं को तय मूल्य से ज्यादा पर नहीं बेच पाएंगी। राष्ट्रीय दवा नियामक प्राधिकरण की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत 52 और दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया गया है। इन दवाओं में पैरासिटामोल इंजेक्शन, कोडाइन फॉस्फेट, सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, एमेक्सोसिन, ट्राइमैक्सोजोल, मेनिटोल, मेट्रोप्रोलोल, थायरॉक्सिन सोडियम समेत कई दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा त्वचा, मधुमेह, ग्लूकोज, कैल्शियम, खून पतला करने वाली एस्प्रिन भी शामिल हैं। सरकार ने अब तक 400 दवाओं के मूल्य तय किए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि दवाओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दवाओं की सूची को नए सिरे से तैयार करने का काम चल रहा है, जिससे कुछ और दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया जा सके। जानकार मानते हैं कि इससे दवाओं की औसत कीमत में 35 से 40% तक की कमी आ जाएगी। NPPA मूल्य निर्धारण के लिए बाजार में बिक रही उन दवाओं के मूल्यों का अध्ययन करता है जिनकी बाजार में हिस्सेदारी 3% या इससे ज्यादा है। इसके आधार पर दवा का एक औसत मूल्य तय किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक 2014 कल लोकसभा से पारित हो गया। कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कानून का मकसद कोयला खदानों के आवंटन में पारदर्शिता लाना है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की नई नीति से देश में कोयला उत्पादन बढ़ेगा। चर्चा के दौरान विपक्ष ने कोयला उत्पादन और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों के हितों पर कई सवाल उठाए। कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नई कोयला नीति के तहत कोल इंडिया हर साल कम से कम 1 अरब टन कोयला खदानों से निकालेगा। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया ये लक्ष्य 2019 तक हासिल कर लेगा। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कोयला मंत्री ने साफ किया कि कोल इंडिया को निजी हाथों में देने की कोई योजना नहीं है। आज के बाद जो भी खदानें दी जाएंगी, उन सब खदानों पे एक रिजर्व प्राइस होगा अगर वो सरकारी कंपनियों को दी जाएंगी, और अगर पब्लिक में ऑक्शन होगी जिसमें ई ऑक्शन के द्वारा इसको किया जाएगा, वो पैसा अधिकतर राज्य सरकारों के पास जाएगा और बाकी जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन होगा। उस प्रोसेस में बिजली की कीमतें बढ़ेंगे नहीं। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोल इंडिया के लिए रखे गए लक्ष्य पर सवाल उठाए। सिंधिया ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने विधेयक को और विचार विमर्श के लिए स्थायी समिति को भेजने की सलाह भी दी। There should be no amendments to the Coal Mine Nationalization Act. There should be no amendments to the MMDR Act. The amendment, according to me, should be acceptable for the inclusion of state government companies, should be acceptable for joint ventures between two government companies. This bill, according to us, must be sent to the standing committee. वाम दलों, तृणमूल कांग्रेस, BJD और TRS के सांसदों ने कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों के अधिकारों की बात उठाई। कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट अलग से लेके आइए, क्योंकि उसमें हम कर्मचारियों के बारे में, लेबर के बारे में डिस्कशन करने का हमें ये मिलता है। एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स हैज टू बी द प्राइम कंसर्न। काइंडली थिंक अबाउट इट। एक्सटेंड बेनिफिट्स ऑफ NCWA to workers of captive coal mines in India. Even coal mines has been given to the captive for the captive units.
they're accruing huge profit, but nothing going for the welfare of the workers. Then stop outsourcing contractual agency work in coal industry. टीएमसी, बीजेडी और सीपीएम के संशोधन प्रस्ताव ध्वनि मत से नकार दिए गए। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में चौथे दौर का चुनाव प्रचार थमने के बाद सभी पार्टियों का जोर अब पांचवें दौर के चुनाव प्रचार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में 2 चुनावी रैलियां करेंगे। कठुआ और राजौरी में चुनावी सभा करके नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 5वें दौर के लिए 20 दिसंबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के चौथे दौर के लिए प्रचार कल थम गया। इस दौर में राज्य की 18 सीटों पर रविवार को मतदान होगा। चौथे चरण में 182 उम्मीदवार चुनावी समर में हैं। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार शाम चौथे दौर के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। इस दौर में 4 जिलों की 18 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें श्रीनगर की 8, अनंतनाग की 6, शोपियां और सांबा की 2-2 सीटें हैं। चौथे दौर में राज्य के 14,73,050 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 7,67,471 पुरुष और 7,05,559 महिला वोटर हैं। 20 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। इस दौर के लिए 19 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 26 नवंबर तक नामांकन पत्र भरने का सिलसिला चला। 27 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई। 29 नवंबर को नाम वापसी का आखिरी दिन था। 14 नवंबर को मतदान होगा। सभी सीटों पर 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चौथे दौर के मतदान के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले सूबे में हुए विधानसभा चुनाव के 3 दौर में जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। उम्मीद है कि वोटिंग की यही रफ्तार रविवार के मतदान में भी नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने मित्रा पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और वित्तीय लाभ उठाने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने मदन मित्रा को कोलकाता में शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। 5 घंटे तक सवाल जवाब के बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वो আমার মিনিস্ট্রিতে আমার কলিগ সংবিধানে বলেছে আমি সংবিধানের বাইরে কাজ করব না। তুমি সংবিধানে ওত নিয়ে আসা একটা লোককে ফটাফট তোমার রাজনৈতিক প্রয়োজনে গ্রেফতার করলে আমাদের কাউকে জানালে না। ইজ ইট এথিক্যাল? ইজ ইট দ্য কার্টিসি? विपक्षी दलों ने सीबीआई के फैसले का स्वागत किया है। सीपीएम की मांग है कि सारदा घोटाले की जांच जल्द पूरी होनी चाहिए। तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे बंगाल का जनता से कि किसी भी हालत में ये एक ऐसा एक स्थिति का पैदाइश हो कि जितना जल्दी हो सके जो लोग इतने लोगों को लूटे हैं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सीबीआई के कुट में जो भी हो, बंगाल का अवाम का जो कोर्ट है उस कुट में इन लोगों का खिलाफ बंगाल का अवाम का जो रुझान है वो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। सीबीआई स्वतंत्र है, वो अपने इंक्वायरी के अंदर जो चीजें पा रही हैं और वो जो सामने आ रहा है वो साफ है कि टीएमसी की ही पूरी लीडरशिप इसके अंदर इन्वॉल्व है। इस मामले में सीबीआई तृणमूल के राज्यसभा सांसद सृंजॉय बोस को गिरफ्तार कर चुकी है। पार्टी के निलंबित सांसद कुणाल घोष भी जेल में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत एनसीपी के 3 नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने का फैसला किया है। अजीत पवार और महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे पर सिंचाई परियोजनाओं में गड़बड़ी के आरोप हैं, जबकि छगन भुजबल के खिलाफ दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में अनियमितताओं की जांच होगी। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ को सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अजीत पवार, सुनील तटकरे और छगन भुजबल के खिलाफ खुली जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की जांच भी करने को कहा है। जो हमारे सामने प्रस्ताव आया था उसको बहुत पहले हमने मान्यता दे दी है और वही आज हमने कोर्ट को बताया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इन नेताओं के खिलाफ जांच की सिफारिश की थी। अजीत पवार ने कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। जो भी अभी उनका गवर्नमेंट है, जो भी उनको ठीक लगता है उन्हें करना चाहिए। उन्होंने तो बताया था चुनाव के पहले, वैसा तो उनका चलेगा ही। कोई भी इंक्वायरी, किसी को शंका किसके इस पे है कामकाज के ऊपर, तो उसमें इंक्वायरी होगी।
कोई अलग बात नहीं है। और इंक्वायरी होने के बाद जब पूरी छानबीन होंगी, उसमें से क्या निकलता है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये इनके ऊपर चार्जेस बैठे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 1999 से 2009 के बीच जल संसाधन मंत्री रहते हुए अजीत पवार ने 20,000 करोड़ रुपए की 38 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। आरोप है कि इन परियोजनाओं के लिए विदर्भ सिंचाई विकास निगम की मंजूरी नहीं ली गई। पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार की ओर से सिंचाई परियोजनाओं पर लाए गए श्वेत पत्र में अजीत पवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। काले धन पर बनी विशेष जांच दल को एचएसबीसी बैंक खातों में 4,479 करोड़ रुपए का पता चला है और घरेलू खातों की जांच में 14,958 करोड़ रुपए के काले धन का पता चला है। एसआईटी ने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। इसमें विदेशों में अवैध संपत्ति रखने वाले लोगों की घरेलू संपत्ति को जब्त करना और 50 लाख रुपए से ज्यादा की कर चोरी को गंभीर अपराध घोषित करने का सुझाव भी है। काले धन पर बड़ा खुलासा करते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जानकारी दी कि एचएसबीसी बैंक की सूची में शामिल भारतीयों के खातों में 4,479 करोड़ रुपए जमा हैं। विशेष जांच दल की काले धन पर दूसरी रिपोर्ट के कुछ हिस्से का खुलासा करते हुए वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत के भीतर करीब 14,958 करोड़ रुपए की अघोषित राशि की सूचना मिली है। काले धन पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में 13 सिफारिशें की हैं। इनमें उन लोगों की घरेलू संपत्तियों को कुर्क करना जो विदेश में गैर कानूनी संपत्ति रखते हैं, 50 लाख रुपए से ज्यादा की कर चोरी को गंभीर अपराध माना जाए, ऐसा करने वालों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई की जाए, नकदी रखने या भेजने की अधिकतम सीमा 10 से 15 लाख रुपए तय करने का सुझाव शामिल है। इसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा के नकद और चेक से लेन देन के लिए पैन को अनिवार्य करने की सिफारिश भी शामिल है। एसआईटी ने केवाईसी की एक केंद्रीय रजिस्ट्री के गठन का भी सुझाव दिया है, जिससे वित्तीय सौदों में किसी व्यक्ति की कई पहचान की समस्या से निपटा जा सके। एसआईटी ने काले धन का पता लगाने के लिए तिमाही आधार पर आयात निर्यात के आंकड़ों में अंतर की दूसरे देशों के आंकड़ों के साथ मिलान करने के लिए संस्थागत व्यवस्था की स्थापना करने के अलावा एसआईटी निर्यात बिलों में निर्यात की जाने वाली वस्तु या मशीनरी का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शामिल किया जाना चाहिए। एसआईटी ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कुर्क संपत्ति से बकाया आयकर वसूला जाना चाहिए। एसआईटी ने खनन, चिट फंड स्कीम और लौह अयस्क निर्यात कारोबार में काले धन की मौजूदगी की बात कही है। इसके अलावा उसने बड़ी मात्रा में मनी कुरियर के जरिए हो रही बैंकिंग प्रणाली से बाहर नकदी के लेन देन पर भी चिंता जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। खराब आर्थिक आंकड़े आने के बावजूद जानकारों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत दूसरे देशों से बेहतर है। कल फिक्की के एक समारोह में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था की समालोचना की। सरकार का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर देना ठीक नहीं है, ये कहना है आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन का। शुक्रवार को फिक्की के समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत में और भी कई क्षेत्र हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाता है तो वो तेज विकास का जरिया बन सकते हैं। I'm also cautioning against picking a particular sector such as manufacturing for encouragement simply because it's worked well for for China. SMEs might benefit much more from an agency that can certify product quality, or a platform to help them sell receivables, or a state portal that will create marketing websites for them across the world. पिछले कुछ समय से आ रहे खराब आर्थिक आंकड़ों और गिरती महंगाई दर के बावजूद आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती के संकेत नहीं दिए हैं। उसका मानना है कि महंगाई में और ज्यादा कमी की जरूरत है। आरबीआई के इस रुख की आलोचना भी होती आई है। फिक्की के मंच से रघुराम राजन ने इस आलोचना का भी जवाब दिया। A central bank that focuses primarily on keeping inflation low and stable will ensure the best conditions for sustainable growth. Now, of course, we are a central bank in a developing market rather than an industrial country, and we have to recognize that emerging markets are less resilient than industrial countries. So if inflation picks up, the path of disinflation cannot be as steep as in an industrial economy
because the emerging market is more fragile, our buffers are thinner, people's safety nets and savings are lower. इस मौके पर बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तेज आर्थिक विकास की दर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे विकासशील देशों से बेहतर है और भारत को 8 से 9% की विकास दर का लक्ष्य रखना होगा। There is a broad national consensus that we need a growth rate of 8 to 9% to create 10 to 12 million jobs every year, which we need if we have to conquer unemployment within our lifetime. भारत के आर्थिक विकास की दर दूसरी तिमाही में घटकर 5.2% पर आ गई थी। उसके बावजूद रेटिंग एजेंसी देश के भविष्य को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनके मुताबिक सन 2015 के दौरान भारत की विकास दर दुनिया की सबसे बेहतरीन विकास दर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आर्थिक मोर्चे पर खबर अच्छी नहीं है। इस साल अक्टूबर के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर में 4.2% की गिरावट दर्ज की गई है। इसमें सबसे ज्यादा मार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ी है, जिसमें 7.6% की गिरावट आई। कैपिटल गुड्स के उत्पादन में भी 2.3% की गिरावट देखी गई। इस बीच अच्छी खबर यह रही कि खुदरा महंगाई की दर में भी गिरावट आई और ये 4.38% पर आ गई है। गौरतलब है कि महंगाई में पिछले 5 महीनों से लगातार गिरावट आ रही है। केंद्र सरकार रक्षा सौदों में दलाली पर अंकुश लगाने के लिए हथियार बनाने वाली कंपनियों के बिचौलियों को कानूनी दर्जा देने पर विचार कर रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि वो रक्षा एजेंटों और बिचौलियों को कानूनी दर्जा देने का काम कर रहे हैं। निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार नई रक्षा खरीद नीति लाएगी। इसमें सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के रास्ते की तमाम रुकावटों से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। इससे सैन्य खरीद में तेजी और रक्षा सौदों में पारदर्शिता आएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों या करार की शर्तों को तोड़ने वाली रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की नीति की समीक्षा भी की जाएगी। ऐसे मामलों में कानूनी समझौता होना चाहिए और अनुबंध तोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने 1 रैंक 1 पेंशन पॉलिसी को लेकर अगले 2 महीने के अंदर इसे लागू करने की बात भी कही। सरकार ने पुलिस भर्ती में पूर्व सैन्य कर्मियों को आरक्षण देने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के बशोली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पुलिस बल में भर्ती में पूर्व सैन्य कर्मियों को 6% आरक्षण दिया जाएगा। इससे उन्हें फिर से रोजगार मिलने का मौका मिलेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों की कॉलोनियां बनाने के लिए कम कीमत पर जमीन मुहैया कराने का भी फैसला कर चुकी है। इसरो 18 दिसंबर को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगी। ये इसरो का अब तक का सबसे भारी रॉकेट है। इस रॉकेट में एक्टिव सॉलिड बूस्टर, लिक्विड कोर स्टेज और पैसिव क्रायो स्टेज हैं। इसरो ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मिशन के जरिए रॉकेट के एरोडायनामिक्स और दूसरे कंट्रोल फीचर्स चेक किए जाएंगे। ये ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें धरती पर परखा नहीं जा सकता था। इस रॉकेट पर 140 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसका क्रू मॉड्यूल 15 करोड़ रुपए का है। अमेरिकी कांग्रेस ने रूस के खिलाफ और ज्यादा प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। गुरुवार को ही राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने का विरोध किया था। उनके मुताबिक ऐसा करने से यूरोप में आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा और वो 2 भागों में बंट सकता है। ओबामा का मानना था कि मौजूदा प्रतिबंधों के चलते रूस को पता लग जाएगा कि यूरोप अमेरिका के साथ है और उसे यूक्रेन को लेकर अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब नए प्रतिबंधों से संबंधित बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इस बारे में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति फिलहाल इस पर विचार कर रहे हैं। अब बने रहिए, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद पर हुए आतंकवादी हमले की आज 13वीं बरसी है। इसी दिन हमारे जवानों ने जान पर खेलकर आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया था। आइए याद करते हैं जवानों की वीरता की दास्तां। 13
13 दिसंबर 2001 की सुबह 5 आतंकियों ने बम और बंदूकों से लैस होकर संसद भवन पर हमला बोला था। उस वक्त संसद की कार्रवाई तो स्थगित हो चुकी थी, लेकिन फिर भी करीब 200 सांसद संसद भवन में ही मौजूद थे। 16 जवानों ने जान की परवाह किए बगैर आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला और लगभग घंटे भर की कार्रवाई के दौरान सभी को मार गिराया। आतंकियों से लोहा लेते हुए 8 जवानों समेत 9 लोगों ने अपनी जान दे दी। अफजल गुरु को 2001 के संसद हमले में दोषी ठहराया गया। हमले के पीछे हाथ था लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का। संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु भी जैश का ही सदस्य था, जिसे 12 दिसंबर 2001 को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। एक विशेष अदालत ने उसे 2002 में फांसी की सजा दी थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में सही ठहराया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की दया याचिका 3 फरवरी 2013 को ठुकरा दी थी, जिसके बाद 9 फरवरी 2013 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कुछ खबरें खेल की दुनिया से। भुवनेश्वर में खेली जा रही 35वीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में आज भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में उनके बीच मुकाबला है। दोनों ही टीमों ने खराब शुरुआत की और बाद में अपना प्रदर्शन बेहतर किया। आइए नजर डालते हैं कि आज के मैच में किसका पलड़ा भारी पड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान आज जब हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उतरेंगे तो दोनों के सामने खुद को 20 साबित करने की चुनौती होगी। मैच के दौरान दोनों ओर से रोमांच, शोरगुल और दबाव की मौजूदगी स्वाभाविक है। भारत और पाकिस्तान दोनों बखूबी जानते हैं कि प्रतिद्वंदी को हल्के में लेना कितनी बड़ी भूल होगी। भारत की मजबूती उसके तीनों ड्रैग फ्लिकर्स हैं, जिनकी गिनती दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर्स में होती है। पाकिस्तान को भारत की इस मजबूती के खिलाफ खास रणनीति के साथ उतरना होगा। दूसरी ओर क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के खिलाफ पेनाल्टी कॉर्नर पर पाकिस्तान का प्रदर्शन देखने लायक था। भारत की परेशानी कमजोर डिफेंस है तो पाकिस्तानी टीम आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही है। दोनों टीमों के अब तक के प्रदर्शन की बात की जाए तो भारत को पहले मैच में जर्मनी से 1-0 से हार मिली थी। उसके बाद शानदार वापसी करते हुए भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 और बेल्जियम को 4-2 से हराया। वहीं पाकिस्तान भी क्वार्टर फाइनल्स में नीदरलैंड पर 4-2 से मिली जीत के बाद आत्मविश्वास से भरा है। कुल मिलाकर दोनों टीमों को साबित करना होगा कि क्वार्टर फाइनल में मिली जीत महज तुक्का नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वही बात क्रिकेट की करें तो मुरली विजय और विराट कोहली ने भारत को 2 शुरुआती झटकों से उबारते हुए 364 रनों का पीछा करते हुए आधा सफर तय कर लिया है। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और कोहली ने भी दूसरी पारी में अर्धशतक पूरा किया। मुरली विजय 66 और विराट कोहली 60 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत ने 2 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और पहला विकेट शिखर धवन के रूप में जल्द ही गिर गया। शिखर धवन गलत फैसले का शिकार हुए और जॉनसन की गेंद पर आउट करार दिए गए। चेतेश्वर पुजारा और विजय ने दूसरे विकेट के लिए पारी को संभालते हुए 41 रन जोड़े। पुजारा 21 रन बनाने के बाद स्पिनर नाथन लियोन की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों लपके गए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 290 रन के स्कोर पर पारी घोषित कर दी और भारत को 5वें दिन जीत के लिए 364 रन का लक्ष्य दिया। फिलहाल ताजा स्कोर 173 तक पहुंच गया है और भारत ने अपने 2 विकेट खो दिए हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। HSBC बैंक के विदेशी खातों में 4,500 करोड़ रुपए का काला धन। विशेष जांच समिति का खुलासा, घरेलू खातों में भी करीब 15,000 करोड़ रुपए का काला धन। केंद्र सरकार का 52 और दवाओं के दामों को नियंत्रण में लाने का फैसला। एंटीबायोटिक, पेनकिलर्स और डायबिटीज की दवाएं शामिल। अक्टूबर के महीने में औद्योगिक उत्पादन की दर में गिरावट, महंगाई में भी नरमी। आरबीआई गवर्नर ने कहा सरकार सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के विकास पर ना दे जोर।
ओबामा के विरोध के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस ने रूस के खिलाफ और ज्यादा प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया पास। व्हाइट हाउस ने कहा राष्ट्रपति करेंगे विचार। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। एडिलेड टेस्ट भी निर्णायक दौर में।